welcome back to the last session of history French Revolution. तो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा what role did women play in revolutionary France, how did they suffer, उन क्या सफरेंस थी स्टूडेंट्स, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, ये सब हमने देखा. as well as we are also studied about some women clubs. 60 वुमेन क्लब्स थे स्टूडेंट्स एंड उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक था जो डिमांड क्या कर रहा था स्टूडेंट्स, जिनकी डिमांड क्या थी, उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे एज दैट ऑफ मेन. फिर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स, जब रेवोल्यूशन चल रहा था वो टाइम पे जो गवर्नमेंट सेटअप हुई थी उन्होंने वुमेन के लिए कुछ किया था स्टूडेंट्स. क्या किया था हमने देखा, स्कूलिंग कंपलसरी कर दी थी, डाइवोर्स लीगल कर दिया था स्टूडेंट्स एंड बहुत सारी फिर वुमेन जो बिजनेसेस रन कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज दी थी उनको. लेकिन जब जेकबिन का पीरियड आया तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें या फिर बोल सकते हो ये वुमेन के रिकॉग्निशन के लिए जो भी रिवॉल्ट्स चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो सब उन्होंने क्या कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, बैन कर दिया, उनको क्लब्स को बैन कर दिया. तो स्टूडेंट्स ये रेवोल्यूशनरी, ये जो भी वुमेन को एडवांटेजेस मिल रहे थे ना, क्लियर कि डाइवोर्स लीगल है या फिर हम बोल सकते हैं उन लोग बिजनेस कर सकते हैं वगैरह, तो ये जेकबिन के पहले की बात है. बराबर जब लुइस 16 रूल कर रहा था तभी लोग वुमेन को थोड़ी सी फ्रीडम, लेकिन जेकबिन ने जब रूल करना चालू किया था स्टूडेंट्स, दैट इज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जब रूल करना चालू किया था तब उसने वुमेन से सारे राइट्स दे. तो उसके बाद फाइनली 1946 में हमने देखा कि वुमेन को वोटिंग राइट्स मिला फ्रांस में. अब लास्ट सेशन हमारा जो है उसमें हम स्लेवरी, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को स्टडी करेंगे. तो स्लेवरी क्या है आपको पता होगा, स्लेवरी क्या होता है, जबरदस्ती किसी से काम करवाना, पोस्ट रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती किसी को जॉब पे रखना. जैसे कि एग्जांपल, आज मेरा एक प्लांटेशन है, करेक्ट, मेरा प्लांटेशन है स्टूडेंट्स अमेरिका में, बराबर. अब मैं यूरोप में रहती हूँ एंड मेरी बहुत बड़ी लैंड है जिसपे मैं एक क्रॉप ग्रो कर सकती हूँ जिससे मुझे बहुत प्रॉफिट मिलेगा. वो लैंड कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है. क्लियर. अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर इमेज के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, आई एम लिविंग इन यूरोप, करेक्ट, मेरा लैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है एंड बहुत बड़ी लैंड है, प्लांटेशंस है. क्लियर स्टूडेंट्स. अब मैंने क्या सोचा कि मैं अगर ये लैंड को कल्टीवेट करूं, बहुत बड़ी लैंड है मेरे पास स्टूडेंट्स, 500 एकर्स, 1000 एकर्स या 10,000 एकर्स ऑफ लैंड. क्लियर. सो अगर मैं इसको प्लांटेशंस करती हूँ, मैं कुछ क्रॉप ग्रो करती हूँ, सेम क्रॉप, क्लियर, तो क्या होगा, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, लेबर की जरूरत पड़ेगी. क्या मेरे घर पे लेबर्स है अवेलेबल, 4-5 जन से क्या होगा, क्लियर. तो मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, मैं स्लेवरी इंट्रोड्यूस करूंगी. स्लेवरी मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं बाकी सब कंट्रीज से लोगों को खरीदूंगी. जैसे कि हमारे यहाँ पर भी इलिटरेसी का लेवल बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स, लोगों के पास जॉब नहीं है. तो मैंने क्या किया, आई द सिटीजन ऑफ यूरोप, मैं अफ्रीका गई. अफ्रीका में मर्चेंट्स जो थे ना, जो स्लेवरी में ट्रेड करते थे, मतलब जो क्या करते थे, गरीबों को काम दिलवाते थे, वो मर्चेंट्स, बराबर, जो ह्यूमंस में ट्रेड करते थे. मैंने उनसे कांटेक्ट किया एंड मैंने उनको बताया कि मुझे 1000 लोग चाहिए अफ्रीका से. क्लियर. सो वो मर्चेंट ने क्या किया, उल्लू बनाया ये नॉर्मल पीपल को कि हाँ आपको यहाँ जाने का मौका मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका में, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी एंड जैसे काम खत्म होगा वैसे आपको घर भेज दिया जाएगा. तो मर्चेंट जो अफ्रीका का है स्टूडेंट्स, उसने अपने ही लोगों को फंसा दिया. अब यूरोप ने क्या किया, ये लोगों को, साउथ अफ्रीका के जो बेचारे पुअर पीपल लेबरर्स है, उनको उन्होंने एक शिप में बिठा के नॉर्थ अमेरिका लेके गए. इसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, स्लेवरी, कि लोगों को जबरदस्ती काम करवाना. जो पीपल गए ना स्टूडेंट्स, पुअर पीपल, उनको तो ये भी नहीं पता था कि उन लोग कभी रिटर्न आ पाएंगे कि नहीं. समझा स्टूडेंट्स. तो अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ह्यूमंस को एक्सप्लॉइट किया. करेक्ट. तो ये स्लेवरी स्टूडेंट्स क्राइम है, कोई नहीं कर सकता. तो हम यही देखेंगे, जब जेकबिन का पीरियड चल रहा था, जेकबिन मैक्सिमिलियन रूल कर रहा था स्टूडेंट्स, तो उसने बहुत अच्छा काम किया था एक फ्रेंच कॉलोनीज में. उसने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया कि कोई स्लेव नहीं यहाँ पर. पता है सेकेंड पैराग्राफ में हमने देखा था रीन ऑफ टेरर के, कि उसने क्या किया, वेजेस एंड मीट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया. फिर उसने जो टाइटल्स होते हैं सर मैडम ये सब उसने बैन कर दिए एंड सिर्फ सिटीजन का टाइटल ही रखा कि एवरीवन इज इक्वल. तो वो ह्यूमंस को रिस्पेक्ट भी करता था, एक काइंड ऑफ गुलटाइन करता था, वो अलग बात है, लेकिन रिस्पेक्ट भी करता था. तो हम देखेंगे जब जेकबिन का रेजाइम का रूल था तो स्लेवरी अबॉलिश हो चुकी थी. द
The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and San Domingo. अब स्टूडेंट्स कैरिबियन कहाँ है आप देखोगे, कैरिबियन नॉर्थ अमेरिका की साइड है, उसको कैरिबियन बोलते हैं, कैरिबियन आइलैंड्स है। तो वो तीन है स्टूडेंट्स, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो। तो आप याद रखोगे इसको, ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखना, बट आपको ये तीन कॉलोनीज के नाम याद रखने पड़ेंगे, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो। What important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. अब स्टूडेंट्स क्या है, ये जो कॉलोनीज है ना कैरिबियन की, जो अमेरिका के टूवर्ड्स है, वहां पर आप देखोगे तो बहुत अच्छा कल्टीवेशन होता है। कौन सी कमोडिटीज का? टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। तो यूरोपियन जो मर्चेंट्स थे उन्होंने इसको खरीद लिया था, बोल सकते थे वहां पर प्लांटेशन ग्रो किया, एंड टोबैको ग्रो किया, इंडिगो ग्रो किया, शुगर एंड कॉफी ग्रो किया। एंड लेबर कहाँ से लेके आए? इंडिया से, अफ्रीका से, जबरदस्ती सबको लेके आए थे काम करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर थे। यूरोप क्या करता था, ये कैरिबियन कॉलोनीज जो है ना तीनों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखिए कैरिबियन कॉलोनीज जो है ना, यहाँ पर ग्रो करवाता था सबसे जबरदस्ती, एंड जो भी आउटपुट होता था, जो भी हार्वेस्ट होता था, टोबैको हो या फिर कॉफी हो, कुछ भी हो, वो क्या करता था स्टूडेंट्स, बेच देता था और प्रॉफिट अपने पास ले लेता। समझा स्टूडेंट्स? So, but the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on plantation. Students, पहले हमने एग्जाम्पल पे जाते हैं वापस। मैं यूरोप में रहती हूँ, करेक्ट? पहले मैंने अपने लोगों को पूछा कि कौन रेडी है कि अनफेमिलियर लैंड, मतलब आप जानते भी नहीं हो और इतनी दूर, तो डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड जो है वहां पर जाके काम करना। तो कोई भी रेडी नहीं था स्टूडेंट्स। और आपको मैं पूछूं तो आप बोलोगे नहीं नहीं इतना दूर हम नहीं जाएंगे। तो ये डिमांड जो है लेबर की, वो किसने मीट की स्टूडेंट्स? अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप के बीच में जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था ना स्टूडेंट्स, इसने ये डिमांड को मीट की। मतलब यूरोप ने क्या किया, अफ्रीका से स्लेव्स खरीदे, नॉर्थ अमेरिका में पहुंचाए, वहां पर प्लांटेशन में उन्होंने काम किया, एंड यूरोप में वापस शुगर, टोबैको और जो भी कमोडिटीज है उसको ट्रांसपोर्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अपने ही कॉन्टिनेंट पे बोल सकते हो कि शॉर्टेज ऑफ लेबर होने की वजह से ये तीन कॉन्टिनेंट्स जो है उन्होंने आपस में स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया। स्लेव ट्रेड मतलब ह्यूमंस का ट्रेडिंग। Now the slave trade began in 17th century. French merchants sailed from ports of Bordeaux and Nantes to the African coast. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? फ्रेंच मर्चेंट्स जो यूरोप में, फ्रांस आया, पता है ना आपको फ्रांस कहाँ है? यूरोप। तो फ्रेंच मर्चेंट्स क्या करते थे स्टूडेंट्स? They sailed from the ports of Bordeaux and Nantes. Bordeaux and Nantes क्या है स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जहाँ से शिप जो है वो जाती है आती है। जैसे हमारे यहाँ पर है ना मुंबई पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, करेक्ट? हमारे यहाँ पर भी आप बोलोगे तो कितने 15 पोर्ट्स है, एंड इसमें से इंपॉर्टेंट रहेंगे 10 अराउंड। तो वैसे ही यहाँ पर बोर्डोक्स एंड नांटिस, ये दो पोर्ट्स है जहां से ट्रेडिंग होता है। तो फ्रेंच मर्चेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस टू पोर्ट्स क्या करते थे? अफ्रीकन कोस्ट पे आते थे। स्टेट फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डोक्स एंड नांटिस टू द अफ्रीकन कोस्ट पे आते थे। वहां पर उन लोग मर्चेंट से खरीदते थे। किसको खरीदते थे? लोकल चीफ्टेन से स्लेव्स को खरीदते थे। फिर उनको दैट इज वो कहीं पर भाग ना जाए, कि कहीं पर कुछ हो ना जाए, इसलिए उनको पैक कर दिया जाता था, मतलब उनको टाई करते थे। जैसे कि एक जगह पे उनको वो हथकड़ियां होती है ना, उससे उनके हाथ वगैरह टाई करके रखते थे ताकि वो भाग ना जाए। तो ब्रांडेड एंड शैकल्ड मतलब अंदर कैसे कैसे उनको बिठाना एंड दबा देना, पूरा काइंड ऑफ बोल सकते। The slaves were packed tightly into ships for 3-month-long voyage across the Atlantic to Caribbean. अब यहाँ से अटलांटिक से जाएगा स्टूडेंट्स इन लोग कैरिबियन, तो 3 months लगते थे स्टूडेंट्स, कभी कभार 4 months भी लगते थे। तो स्लेव्स को पैक किया जाता था, जैसे कोई आइटम पैक करते हो ना, करेक्ट? तो वैसे स्लेव्स को भी पैक करते थे, एंड उनको वॉयज मतलब एक रूट, एक बोल सकते हो डेस्टिनेशन पे भेज देते थे। There they were sold to plantation owners. अब क्या होता था, यहाँ से खरीदा एंड यहाँ पर प्लांटेशन के ओनर्स है ना, वहां पर उनको बेच दिया। नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ प्लांटेशन ओनर्स थे स्टूडेंट्स, तो उनको जाके ये स्लेव्स को बेच दिया जाता था कि आप खरीद लो इनको, अभी पैसे हमको दे दो और आपको जितना काम करवाना है करवाओ। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demands in European markets for coffee, sugar, indigo.
तो यूरोपियन मार्केट्स में जो ग्रोइंग डिमांड थी ना स्टूडेंट्स, वो किससे मीट हुई यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका स्लेव्स को लेके जाया करते थे, वहां पर सेल करते थे एंड उनको जबरदस्ती काम करवाते थे, जिसकी वजह से यूरोप की डिमांड टोबैको शुगर की फुलफिल हो जाती थी। अगर स्लेव ट्रेड नहीं होता तो स्लेव यहाँ पर पहुंच पाते, कैरिबियन पहुंच ही नहीं पाते। करेक्ट। तो क्या यूरोप को ये सब प्रोडक्ट्स मिलते? नहीं मिलते। तो ये खुद के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, खुद की इनकम को बढ़ाने के लिए स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व हुआ। तो पोर्ट सिटीज लाइक Bordeaux and Nantes owned their economic prosperity to the flourishing slave trade. And Bordeaux and Nantes जो ports है students, वो तो बोल सकते हो कि भाई पैसे वाले हो गए थे ये स्लेव ट्रेड की वजह से। तो इट वाज ऑल अबाउट स्लेव ट्रेड। आप इसको एक स्टोरी की तरह समझना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट कॉलोनीज है हम देखेंगे कैरिबियन की, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे। कौन से कमोडिटीज के? इंडिगो, शुगर, टबैको, कॉफी। But Europeans were not ready to go and work at a distant and unfamiliar place. So you can say what happened? Triangular slave trade. You can say there was a triangular slave trade between Europe, Africa, and America. Now the slave trade कब start हुआ students? 17th century में French merchants क्या करे? French merchants sailed to the African coast. African coast पे आए students, वहां पर उन्होंने लोकल चीफ्टेंस मतलब लोकल मर्चेंट्स है उनसे स्लेव्स को खरीदा एंड उनको जाके सीधा प्लांटेशन पे बेच दिया, प्लांटेशन ओनर्स को। करेक्ट। जिसकी वजह से प्लांटेशन ओनर्स को भी बहुत सारे लेबर मिल गए एंड वो टोबैको ग्रो कर पाएंगे, कुछ भी ग्रो कर पाएंगे। एंड फाइनली यूरोप का रूल था यहाँ पर तभी स्टूडेंट्स, तो यूरोप पूरा वो खरीद लेता था एंड बेच देता था। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब स्टूडेंट्स एवरीडे लाइफ पे भी अफेक्ट होता रहेगा ना कुछ रेवोल्यूशन का। तो देखते हैं क्या हुआ। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? क्या स्टूडेंट्स चेंज हो सकता है? यस हो सकता है, क्यों नहीं। रेवोल्यूशन आएगा तो बहुत सारे चेंजेस होंगे। कुछ हमारे हम कपड़े अलग पहनने लगे। देखो आप जेकबिन क्लब जो है वहां के लोग अलग अलग कपड़े पहनने लगे, बराबर। बुक्स अलग अलग फिलोसोफर्स की बुक रीड करने लगे। क्लियर। तो बहुत सारे चेंजेस आए। द फॉलोइंग द years following 1789 in France saw many such changes in the lives of women and children as well as men. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. मतलब स्टूडेंट्स जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, मतलब रेवोल्यूशन के टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? लॉ पास कर दिए। ऐसे लॉस पास किए स्टूडेंट्स जिससे क्या मिले लोगों को? लिबर्टी, इक्वालिटी रोज मिले। ऐसा नहीं कि भाई कुछ इवेंट में ही इनको इक्वालिटी मिलेगी, इनको सिर्फ अगर बोलना हो तो इक्वालिटी मिलेगी, इनको फ्री, इनको वोटिंग राइट्स नहीं है, ऐसा नहीं। तो क्या बोल सकते हो, क्या बताया गया है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने ऐसे लॉस पास किए जो क्या करेंगे? लिबर्टी एंड इक्वालिटी हर एक सिटीजन को देंगे, एवरीडे प्रैक्टिस मतलब रोज उनके पास राइट्स हो। तो वन इंपॉर्टेंट लॉ, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लॉ क्या था, कौन सा था, देखते हैं। तो वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल, कब हुआ था स्टूडेंट? 14 जुलाई 1789, बराबर याद है। तो स्टॉर्मिंग बस्टाइल को तोड़ दिया गया था, प्रिजनर्स रिलीज हो गए थे, 7 कमांडर मर चुका था, बराबर। तो तुरंत इसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो सेंसरशिप क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले वो समझ लो। सेंसरशिप मतलब आपको किंग की परमिशन लेनी पड़ेगी, या तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। किस चीज के लिए? अगर आपको कुछ भी क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर में प्रिंट देना है, पोस्ट करना है, या फिर आपको टीवी पे कुछ बताना है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों होता है स्टूडेंट्स ऐसा? बिकॉज अगर समझो मुझे रूल करना है, मैं गवर्नमेंट हूँ, बराबर, मैंने गवर्नमेंट फॉर्म किया, मेरी गवर्नमेंट है। अब मैंने कुछ गलत किया तो मीडिया वाले मुझे पकड़ेंगे कि नहीं? बराबर, न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि ये गवर्नमेंट ने ऐसा किया, ये गवर्नमेंट ने ऐसा किया। लेकिन अगर सेंसरशिप डाल दो ना स्टूडेंट्स, मतलब क्या? सब न्यूज़पेपर्स को क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी पहले मुझे अपने न्यूज बताने पड़ेंगे कि ये हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं, करेक्ट, न्यूज़पेपर में। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आए एंड मैंने देखा अरे मेरे बारे में बुराई की है, तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी? नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंसरशिप इसको बोला जाता है, टेकिंग परमिशन ऑफ
गवर्नमेंट और द डिक्टेटर, जो भी रूल कर रहा है उसका परमिशन लो। करेक्ट। परमिशन ये क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स? ताकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ना बने। सो लेकिन जैसे ही बस्टाइल टूट गया पूरा, हम देखेंगे स्टॉर्म हो चुका था समर ऑफ 1789 में 14 जुलाई, वहां पर ही अबॉलिश हो गया सेंसरशिप। मतलब कोई किंग का परमिशन नहीं लेगा, अब कोई भी गवर्नमेंट का भी परमिशन नहीं लेगा। इन द ओल्ड रेजाइम, स्टूडेंट्स ये 1 मार्क के लिए बहुत पूछा जाता है, कौन सा लॉ जो है वो स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल के बाद आया? तो अब देखेंगे अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप 1 मार्क के लिए। In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they have been approved by the censor of the king. समझा स्टूडेंट्स? मतलब किंग जब अप्रूव करेंगे तभी रिटन मटेरियल, न्यूज़पेपर, प्लेस या आप पब्लिश कर सकते हो उसको, जब किंग उसको अप्रूव करेंगे, पहले के जमाने में। लेकिन स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल के बाद अबॉलिश हो चुकी थी सेंसरशिप, बराबर। Now the Declaration of Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. अब हमने उसके बाद देखा था स्टूडेंट्स की राइट्स डिक्लेरेशन आ चुका था कि लोगों के पास राइट्स है, राइट टू स्पीच है, राइट टू लिबर्टी है, बराबर। एंड उसको हमने नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स बोला था। इनएलिएनेबल का मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था, राइट्स दैट इज गिवन फ्रॉम द बर्थ, बराबर। तो पहले के जमाने में परमिशन लिया करते थे किंग का, लेकिन अब जब डिक्लेरेशन आ गया बाहर की लोगों के पास राइट्स है, तो कोई परमिशन लेगा नहीं, क्योंकि ये तो उनका नेचुरल राइट है, इनएलिएनेबल है। तो न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे, जैसे ही लोगों को फ्रीडम मिली उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो बोल सकते हो कि टाउन्स पूरे फ्लड हो चुके थे, मार्केट में बुक्स ही बुक्स, प्रिंटेड मटेरियल ही आता था, किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट। They all described and discussed the events and changes taking place in France. And वो बुक्स में स्टूडेंट्स किसी की बुराइयां नहीं, लेकिन रेवोल्यूशन के बारे में लिखा जाता था, इवेंट्स कौन से हैं, चेंजेस क्या हुए, ये सब लिखा जाता था, फ्रांस में क्या क्या हो रहा है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। और फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल गया स्टूडेंट, मतलब क्या है? आप सामने वाले के आपके व्यूज जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हो, सामने वाला गलत है तो वो आप बता भी सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पर चलता है, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट की हमेशा टांग खींचती है, बराबर। एक पार्टी दूसरी पार्टी की भी टांग खींचती है। तो ईच साइड sought to convince the others of its position through medium of print. जैसे कि कांग्रेस हमेशा क्या करता है, कन्विंस करने की ट्राई करता है लोगों को कि अरे प्रिंट के मीडियम से कि अरे मैं करेक्ट हूँ, ये देखो ये इसने गलत कर दिया। बीजेपी वापस प्रिंट करेगा कुछ, तो विद द मीडियम ऑफ प्रिंट क्या करते थे इन लोग? बोल सकते थे, कन्विंस करते थे लोगों को कि हाँ आप क्या करो, हमारे साथ रहो। प्लेस, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब हम देखेंगे जो प्लेज है, सॉन्ग्स होते थे, पहले ये सब बहुत चलता था स्टूडेंट्स, पहले मूवीज वगैरह नहीं होती थी, थिएटर में जाके मूवी देखना नहीं होता था, तो प्लेज होते थे रोड पे, फिर सॉन्ग्स गाते थे रेवोल्यूशनरीज, फेस्टिवल्स होते थे जिससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल उससे अट्रैक्ट होते थे। अब स्टूडेंट्स, this was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about in length. अब स्टूडेंट्स फिलोसोफर्स लिखते थे लेकिन लिटरेट थे पीपल नहीं, तो उन तक इनके आइडियाज पहुंचेंगे कैसे? तो ये प्लेज है, सॉन्ग्स है, इसके थ्रू क्या किया जाता था, फिलोसोफर्स के आइडियाज उन तक पहुंचाए जाते थे जो कभी पढ़ नहीं पाते थे, जो इलिटरेट थे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एजुकेटेड पीपल उनका प्लेस करते थे, वो रेवोल्यूशनरीज जो लिखते थे, फिलोसोफर्स जो बुक्स लिखते थे, उनको उन लोग प्लेज में कन्वर्ट करते थे, एंड इसके थ्रू सॉन्ग्स में भी कन्वर्ट किया जाता था, एंड उसके थ्रू इलिटरेट पीपल को पढ़ाया जाता था। तो नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज करने के लिए अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप बहुत इंपॉर्टेंट था। अबॉलिश करना मतलब क्या होता है? बैन कर देना। सेंसरशिप मतलब हम परमिशन नहीं लेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट कि हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आए। इसमें शॉर्ट में क्या लिखोगे आप? इसमें द गवर्नमेंट पास्ड लॉज that would provide liberty and equality to everyday you can say to every people into everyday practices. तो सबसे पहला लॉ जो था वो क्या था स्टूडेंट्स? इट केम सून आफ्टर स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल एंड वाज अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. नाउ इन द ओल्ड regime, if you want to publish a book, you have to take permission from king. But after declaration of rights of man, you can stand citizen. You do not have to take permission because it is your natural and inalienable right.
Correct? Speech and expression is a natural and inalienable. Now you can see after this declaration of rights of man and citizen, pamphlets, books and printed materials flooded the towns of France and countryside, मतलब villages में भी पहुंच गया. Clear? So लोग उसको डिस्कस करते थे इवेंट्स को, एक्सेट्रा. फिर हम देखेंगे कि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेस को यूज किया गया. तब क्या करते थे, मीडियम ऑफ प्रिंट के थ्रू एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, कन्विंस करने का ट्राई करते थे लोगों को कि आप हमारे साइड आओ. फिर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा, जो फिलोसोफर्स ने बड़ी बड़ी लेंथ्स में बुक्स लिखी है उसको क्या किया जाता था, जो पीपल इलिटरेट है उन तक पहुंचाया जाता था. तो एवरीडे लाइफ हम इतना देखेंगे, ये शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया मैंने. लेट्स सी कंक्लूजन. अब ये चैप्टर को हम कंक्लूड कर रहे हैं. नेपोलियन रूल कर रहा है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर. अभी पहले लुईस 16 आया, फिर हम देखेंगे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, फिर उसके बाद हमने देखा मिडिल क्लास आया, लेकिन फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड डायरेक्टरी, ये दोनों के क्लैशेस की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट राइज हुआ. बराबर. अब नेपोलियन ने क्या किया वो देखते हैं. 1804 में नेपोलियन जो है वो एम्परर बन गया फ्रांस का. वो एक्चुअली आपको 10th में जाओगे ना तो फर्स्ट ही चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप. वहां पर नेपोलियन के बारे में बहुत कुछ दिया है. तो नेपोलियन जो है उसका एक ही एम था, यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर करो, अपना किंगडम बढ़ाते जाओ एंड जहां जहां पर दैट इज हर जो रीजन्स को आप कॉन्कर करोगे वहां पर अपने रिलेटिव को रूल करने बिठा दो. तो नेपोलियन को क्या करना था, यूरोप को मॉडर्नाइज करना था. उसने लॉज बनाए, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे लॉज बनाए थे. प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता. फिर वेट्स एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म सिस्टम रहेगा. तभी क्या होता था स्टूडेंट्स पता है यूरोप में, जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इंडिया में स्टेट्स बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स. अगर मैं बोलूं कि हमारे यहाँ पर करेंसी क्या है, रुपी, पूरे इंडिया में रुपी यूज होता है. बराबर. लेकिन वहां पर फ्रांस में देखोगे तो ऐसा सिस्टम नहीं था. वहां पर जितने भी स्टेट्स थे ना वो सब अलग अलग करेंसी यूज करते थे. तो सोचो स्टूडेंट, अगर मैं एग्जांपल इंडिया का ले रही हूँ, आपको कर्नाटका से केरला जाना है तो आपका करेंसी चेंज, उसकी वैल्यू चेंज. अगर यहाँ पर रुपी का समझो रुपी है तो वहां पर कोई और, जैसे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है कर्नाटका में, तो केरला में उसको 10 नहीं बोला जाता, वही सेम मेजरमेंट को 100 सेंटीमीटर बोला जाता है. तो काउंटिंग में कितना प्रॉब्लम हो जाएगा. तो क्या किया था स्टूडेंट्स, यूरोप में नेपोलियन ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया, यूनिफॉर्म बना दिया. मतलब सब जगह पे सेम मेजरमेंट होगा एंड सेम सिस्टम होगा. क्लियर. तो नेपोलियन को स्टार्ट में लोगों ने क्या देखा कि भाई ये तो भगवान का रूप है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये लोगों को फ्रीडम जरूर दिलाएगा, लिबरेटर है हमारा. लेकिन स्टूडेंट्स धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने ना फोर्स रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी. मतलब वो जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भेजता था, टैक्सेस बढ़ा दिए, जिससे उसका जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गया. एंड फाइनली उसको डिफीट हो गया स्टूडेंट्स बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में. तो स्टूडेंट्स उसने रूल हार्डली 10 साल किए. 10 साल में ही बैटल हुआ, एक वाटरलू का बैटल, बहुत फेमस बैटल है, एंड उसमें उसकी हार हो गई. ही गॉट डिफीटेड. So many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. So students, Napoleon की डेथ हो गई ना 1815 में. 1804 में वो एम्परर बना फ्रांस का एंड 1815 में डेथ हो गई. 10 साल तक रूल किया उसने, 10 से 11. क्लियर. अब जब वो मर भी गया ना स्टूडेंट्स, लेकिन उसके आइडियाज जो थे, करेक्ट, उसके डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडियाज थे, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आज भी सीखे जाते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. तो उसने बहुत अच्छा काम किया था. हम देखेंगे हमारे यहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज है, जैसे कि टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, ये भी ऐसे इंडिविजुअल्स एग्जांपल्स हैं जिन्होंने फ्रांस के रेवोल्यूशन से बहुत कुछ सीखा एंड इंडिया के रेवोल्यूशन में यूज किया. तो रेवोल्यूशन पढ़ने का मेन एम क्या होता है, हम दूसरे रेवोल्यूशनरी से सीख सकते हैं कि जब हमारा कंट्री डिफिकल्ट पोजीशन में हो, कोई डिफिकल्टी में हो, तो हम उनके आइडियाज को यूज करके खुद को लिबरेट कर सकते हैं. So this was all about this chapter. Thank you so much.